नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं सरकारी अध्ययन में। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम सिपाही भर्ती परीक्षा जो 19,838 वैकेंसी पे जो आया है बहाली, उस पे हम लेटेस्ट सेट देखेंगे 2025 का, जो आपको खान सर के बुक से मिल जाएगा, जो इसमें 55 सेट है, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बाद बाकी 20 टोटल जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो ये सर मतलब जो ये सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बनाया गया। तो आज हम सेट नंबर फर्स्ट को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बाद बाकी आप यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से और ज़्यादा वीडियो मिलते रहे। और इस चैनल पर खास करके अभी जब तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तब तक आपको बिहार पुलिस के पूरी तरह से सेट मिलेंगे। दरोगा और बिहार पुलिस का तैयारी करने वाले हैं तो इस सेट को पूरा तरह से मतलब ये देखने के लिए अच्छे तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना कमेंट बॉक्स में अपना बताइए कि आपका कितना मतलब मार्क्स आ रहा है इस सेट में। ठीक है, यदि आप 70 प्लस आ रहे हैं तो आप समझिए कि आपका तैयारी बेहतर है, आपको रिजल्ट हो सकता है। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता देखेंगे तो वाशिंगटन थे, और यही पहली बार राष्ट्रपति बने थे। स्वतंत्र अमेरिका के पहले राष्ट्रपति यही थे। इसका व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे व्याख्या किया गया है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के प्रमुख नेता थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। इंडो चाइना। ठीक है, सबसे पहले कौन व्यापारी पहुंचे, तो ये पहुंचे पुर्तगाली। जो पहला पुर्तगाली था जो इंडो चाइना पहुंचे। और इंडिया में भी बात करें तो इंडिया में सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली ही आए थे। वास्को डिगामा, आपको पता होगा 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा इंडिया पे आए थे। ठीक है, तो इस तरह से डेट भी कुछ याद करते हुए चलिए। यहाँ बाद बाकी यहाँ पे डिस्कशन में सारी चीज़ें दे ही दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला कि 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। सर्वप्रथम भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने की थी। वर्तमान समय देश वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देश हिंद चीन के अधीन आते हैं। यानी कि लाओस, कंबोडिया ये सब जो देश है ये हिंद चीन के अधीन आते हैं। ये इसको देश को क्या बोला जाता है, हिंद चीन बोला जाता है। और ये किस में थे, ये फ्रांस के थे। ठीक है, फ्रांस के उपनिवेश थे ये बाद में। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो मुख्य भूमिका वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, तो इसका एक्सप्लेनेशन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ। इसमें मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। यह सत्याग्रह गुजरात में हुआ। गुजरात में किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने के सरकार के निर्णय का विरोध किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अमेरिका में नागरिक का जो अधिकार है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीका और अमेरिका के साथ भेदभाव, यानी कि काले गोरे का भेदभाव जो है इसको खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ये आवाज़ उठाए थे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस, यहाँ पे देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो यहाँ पे कौन सा घटना है, ये फ्रांस की क्रांति है जो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। और फ्रांस की क्रांति कब हुए थे, तो ये फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति 1779 में ईस्वी में हुआ था। इस क्रांति ने कहा गया कि देश के लोगों के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होगा और वे ही इसकी नियति तय करेंगे। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप सत्ता राजतंत्र से मिलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में हस्तांतरित हो गई। यानी कि निकल कर, यहाँ पे मिलकर जो लिखा हुआ है इसको निकल कर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के समय जो है लुइस 16 यानी कि लुइस 16वां यहाँ पे राजा थे, और यहाँ की रानी जो है मैडम एंतोइनेट इसका नाम था। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखेंगे कि फ्रांस की क्रांति का जो डेट है वो 14 जुलाई था। ठीक है, तो ये 14 जुलाई 1789 ईस्वी आप याद रखेंगे। इससे जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपको बता दें, इसको आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 1916 में डुमराव बिहार में हुआ, और इसकी मृत्यु कब हो गई, 2006 में वाराणसी में इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो ये रहा, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। यह एक महान दस्तावेज वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने तैयार किया था। यह 21 जनवरी
1848 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। कब? तो ये डेट याद रखिएगा, 21 जनवरी 1848 को। इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर तत्कालीन कारण क्या हो जाएगा, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। और पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण कब हुआ था, इसके बारे में देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा गया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी ने यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध मतलब 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। और यह युद्ध धुरी राष्ट्र यानी कि जर्मनी, इटली और जापान, ये सब धुरी राष्ट्र में आते थे। और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र यानी कि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के मध्य हुआ था। ठीक है, और ये युद्ध समाप्त कैसे होता है, तो जब जब जापान और हिरोशिमा पे जब बम गिराया जाता है, यानी कि लिटिल मैन और फैट मैन, ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन, तो इसके बाद क्या होता है, ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, तो ये एडोल्फ हिटलर, ये इसका आंसर हो जाएगा, जर्मनी ने आक्रमण किया था। और इसका व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और यह युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। ठीक है, अगला देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि इसको मंगल ग्रह के मतलब मंगल ग्रह को जाना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और अरुण, वरुण, पृथ्वी हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह और शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और शुक्र जो है चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे ये भी आप याद रखेगा। एल नीनो शब्द जो है वो क्या है, तो एल नीनो शब्द का मतलब क्या होता है, स्पेनिश भाषा से ये लिया गया है। और इसका मतलब क्या निकलता है कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत की भूमि मतलब भूमध्य क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडल परिस्थिति में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्र घटना को एल नीनो कहते हैं। ठीक है, एल नीनो शब्द स्पेन भाषा का है। एल नीनो शब्द कहाँ का है, तो स्पेन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए राजेंद्र सेतु जो है किस नदी पर स्थित हो जाएगा, तो ये गंगा नदी पर स्थित है, पटना में है ये। राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित, यह बिहार के मोकामा में बना हुआ है। यह रेल सह सड़क पुल है, यानी कि यहाँ पे रेल पुल और सड़क दोनों यहाँ पे राजेंद्र सेतु पे है। यह उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। इसके अलावा एक और सेतु है जो जेपी सेतु कहा जाता है, जो पटना में मरीन ड्राइव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये दीघा में है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला देखिए अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से जुड़ती है। तो अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ पे जुड़ती है, तो ये देखिए भागीरथी यानी कि भागीरथी, समझिए कि भागीरथी जो है, भागीरथी ऋषि जो है मतलब गंगा देवी को स्वर्ग से लाए थे, तो यानी कि देव से लाए थे, तो इसको देव प्रयाग से आप याद रखिएगा। बाद में देखिए विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ठीक है, नहीं तो हम आपको एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसका बताते हैं आपको। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा गया है कि अलकनंदा जो है संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देव प्रयाग में मिलती है। ठीक है, जो बताए थे। अलकनंदा और धौली गंगा नदी विष्णु प्रयाग मिलता है। देखिए अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर के विष्णु प्रयाग में मिलता है। ठीक है, और अलकनंदा पिंडारी ये कर्ण प्रयाग में मिलता है। और गंगा और यमुना प्रयागराज में, इलाहाबाद में मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भारत की जलवायु है। भारत का जलवायु कैसा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या में क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए मतलब 23.5 डिग्री देशांतर जो है, यानी कि 23.5 डिग्री जो आपका अक्षांश है, उत्तरी कर्क अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीच गुजरती है। कर्क के दक्षिण में स्थित भारत का कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय है, और कर्क रेखा के उत्तर में भारत का कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय है। अतः भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले आपको कर्क रेखा से संबंधित कुछ और मतलब बातें बता देते हैं। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो गुजरात से चालू होता है और त्रिपुरा मिजोरम होते हुए ये पास करता है। टोटल 8 राज्य है, और यहाँ पे झारखंड रांची जो है यहाँ पे मतलब इसको के, और यूपी जो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे यूपी में बात करें तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों टकराते हैं आपस में। कर्क मकर रेखा नहीं, कर्क मतलब यहाँ पे जो बात करें कि यूपी में, तो यूपी में जो 82 देशांतर है वो यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरते हैं। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बात करें तो कर्क रेखा और जो 82 डिग्री देशांतर है ये दोनों आपस में मिलते हैं। और ये मिलते कहाँ पे है, तो ये
मतलब बुंदेलखंड के पहाड़ी के आसपास में जो बात करें, बघेलखंड की पहाड़ी है, जो बुंदेलखंड पहाड़ी का एक हिस्सा है बघेल पहाड़ी, वहाँ पे आके मिलते हैं ये दोनों। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 15 नंबर में क्या बोला कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो वुलर झील जो है भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है, और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी वुलर झील जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये भारत के सबसे खारे पानी की झील है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला के नाम है, क्या है? इसका नाम हिमाद्री हो जाएगा। अब देखिए व्याख्या क्या है कि हिमालय पर्वत भारत में नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में है, नामचा पर्वत यहाँ तक फैला हुआ है। यानी कि हिमालय के बारे में बात करें तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक हिमालय फैला हुआ है। 3 भागों में बटा हुआ है ये। इसकी सबसे ऊपरी मतलब उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं, और दक्षिणी पर्वतमाला को क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा? जादव पेयोंग को कहा जाएगा फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से असम के पर्यावरणविद कार्यकर्ता जादव मेलोय पेयोंग को जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, किस कंडीशन में? महाभियोग के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या क्या दिया गया? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोगों की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब न्यायाधीश की ये जो है प्रावधान कैसे होता है? न्यायाधीश को जांच अधिनियम 1968 में जो बनाया गया था, उस अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 124 के 4, ये याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 124 के 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को संसद में समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद द्वारा? तो 124 के 4 द्वारा। ठीक है, और यही बात करें कि राष्ट्रपति को जब महाभियोग लगाया जाता है तो उस पर किस अनुच्छेद का मतलब किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए है। ठीक है, अब अगला देख लीजिए। यहाँ पे हम टोटल 18 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब यहाँ पे 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये जो है प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कि बोल रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी। ये भारत के 12वें राष्ट्रपति थी। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और वर्तमान में राष्ट्रपति है। ठीक है, और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति के बारे में बोले जो मतलब अनुसूचित जनजाति से आती है, वो पहली राष्ट्रपति महिला कौन हो जाएगी? तो ये हो जाएगी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, आगे देखिए लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है किसके हाथों में? जनता में। ठीक है, अंतिम सत्ता किसके हाथों में निहित है? जनता में, क्योंकि ये क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या दिया गया है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनता का शासन। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर, क्या भारत में सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कितना अनुच्छेद के द्वारा? 148 अनुच्छेद के द्वारा। यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो इसका भर्ती मतलब इसका मतलब जो व्यवस्था किया गया अनुच्छेद 148 के तहत किया गया। देश का प्रथम नागरिक होता है, ये कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक। देखिए देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख है और प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए थे? मतलब वह राजेंद्र प्रसाद जी हुए थे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे भारत के लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही, कौन रही? ठीक है, तो ये रही मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार का संबंध कहाँ से था? तो बिहार से था। तो यहाँ पे मतलब जो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जगजीवन राम जी के बेटे थे। ठीक है, आगे देखिए भारत की लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1952 में पहली बार आम चुनाव होने के बाद अपनी पहली लोकसभा मिली। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। यह बिहार की सासाराम लोकसभा क्षेत्र के
क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। ठीक है, तो ये बिहार का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है बिहार के एग्जाम के लिए। आगे देखिए, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पे रहे। ठीक है, तो सबसे कम समय के लिए कौन रहे थे, तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बारे में एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है कि ये पहले राष्ट्रपति थे जो पद पे रहते हुए इसका क्या हुआ था, देहांत हो गया था। ठीक है, और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी यही थे। ठीक है, आगे देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी थे। राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय के लिए क्योंकि पद पे रहते हुए इनका निधन हो गया था, वही चीज़ें जो यहाँ पे हमने बताया है। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 13 मई 1969 तक हुआ था, यानी कि मात्र 3 मई 1969 तक, यानी कि मात्र 1 साल तक ये रहे थे। ठीक है, अगला देखिए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगला देखिए, इसमें हम देख लेते हैं, बोला गया व्याख्या क्या दिया गया है। यहाँ पे व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र, ठीक है, आगे देख लीजिए, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखें, संपत्ति का अधिकार। अब एक क्या है, देखिए संपत्ति का अधिकार शुरुआत में देखेंगे तो ये क्या था, एक संवैधानिक अधिकार था, लेकिन अब क्या बन चुका है, ये कानूनी अधिकार बन चुका है। पहले मौलिक अधिकार में आते थे संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब क्या हो चुका है, ये कानूनी अधिकार बन चुका है, यानी कि संविधान में तो है लेकिन ये मौलिक अधिकार में नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ये 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक कानून अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत रखा गया है। यह अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। ठीक है, अगला देख लीजिए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। तो ये किसे प्रस्तुत करता है, ये लोकसभा उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को तथा लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है, यानी कि हेरा फेरी करता है। यदि बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष को यदि अपना त्यागपत्र देना होगा तो उपाध्यक्ष को दे देंगे, और उपाध्यक्ष को देना होगा तो लोकसभा अध्यक्ष को दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगर देख लीजिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ऐसा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वह आसानी से पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा देश है, तो अमेरिका यहाँ पे पहली बार जो है यहाँ पे लिखित संविधान लागू हुआ था। और बात करें कि ब्रिटेन में कैसा संविधान है, ब्रिटेन में बात करें अलिखित संविधान है। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान तो है लेकिन सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है, और अलिखित संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का है। आगे देखिए, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, कौन सा प्रथम लीगल ऑफिसर क्या हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। और इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, तो 76 अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। व्याख्या में ये ऐसे दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर अर्थात कानून अधिकारी होता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद की उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 31 नंबर में है, क्या किसान द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका कारण क्या है कि यहाँ पे सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। ठीक है, इसीलिए 3 फसल उगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या है, व्याख्या में, किसान द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मुख्य कारण इसका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। कृषि भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा करने की प्रणाली बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 32 नंबर में, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अब देखिए व्याख्या क्या है कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। इस पूंजी उत्पादन में केवल एक ही बार में प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, ठीक है, क्या? तो श्रम, यानी कि यहाँ पे सेवा क्षेत्र जो है आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका व्याख्या देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत जैसे देश सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्या है, उत्पादन का साधन श्रम। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा है, खास करके बिहार में बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में बहुत धनी है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूध। और ये देखिए इसके जनक कौन बोले जाते हैं, यहाँ पे वर्गीज कुरियन बोले जाते हैं, यहाँ पे दिया गया है डिटेल में। यहाँ पे देखिए श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे, ठीक है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, दूध का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। इस क्रांति को और गति देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती पर 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 2022 को क्या मनाया गया, राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया। और ये जो है किस मतलब जो है कौन से दूध कंपनी को जो संस्थापक थे, तो ये अमूल का था, ठीक है। ये अमूल कंपनी को इसी ने स्थापना किए थे, ठीक है। अब देखिए 35वें नंबर क्वेश्चन है, वस्तु व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे देखिए भूमि भी आवश्यक है और श्रम और भौतिक पूंजी भी आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे दोनों हो जाएगा। भौतिक पूंजी के बारे में बात करें, भूमि और श्रम वस्तुओं के सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक हैं। इसके अलावा उद्यम और ज्ञान की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। तो ये किसी भी कंपनी को खोलने के लिए ये सब सारी चीज़ आवश्यक है, कहने का मतलब ये है। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर्यवेक्षक कौन करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। देखिए यहाँ पे देखिए भारत में यहाँ पे क्या लिखा गया है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर्यवेक्षक देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1935 में हुए थे, ठीक है। और ये किस कमीशन के आधार पे हुआ था, कौन सा कमीशन इस बैंक का स्थापना किए थे, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको हिंट दे रहे हैं कि ये कमीशन जो है अंग्रेज ने गठित किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि सकल घरेलू उत्पाद, इसका आंसर होगा GDP का तात्पर्य क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। इसका जो है हिंदी फॉर्म में ही है ये। अब इसके बारे में देख लीजिए डिटेल में क्या लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है क्या कि एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और तथा सेवा का बाजार मूल्य GDP कहलाता है। GDP का पूरा नाम क्या है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसका पूरा नाम है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, ठीक है, जब क्या, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका अल्प बेरोजगारी कब होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका देख लीजिए व्याख्या क्या है, सी है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्प बेरोजगारी कब हो जाएंगे, जब अपनी क्षमता से कम काम कर देंगे तब ये हो जाएगा। अब इसका व्याख्या देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्याख्या, जब लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है, अर्थात थोड़ा बहुत काम मिलता है, उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि आपका कार्यकुशलता बहुत ज़्यादा है, आप अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, काम नहीं मिला उसके अनुसार, तो इसको अल्प बेरोजगारी कहा जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में दोनों बेरोजगारी पाए जाते हैं, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, दोनों टाइप के बेरोजगारी पाए जाएंगे भारत के ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखिए जब श्रम शक्ति, ठीक है, जब श्रम शक्ति का एक हिस्सा या तो बेरोजगार है या उस बिंदु पर अनावश्यक रूप से काम कर रहा है, यहाँ उत्पादन लगभग शून्य होता है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि ऐसा बेरोजगारी जो किसान खेती बाड़ी में देखते हैं, ऐसा बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोई भी स्थिति जो केवल वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी व प्रच्छन्न दोनों प्रकार की बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे बात करें कि आप जैसे मौसमी बेरोजगारी का एग्जांपल देते हैं, तो जैसे गन्ना का फैक्ट्री है, ठीक है, जैसे शुगर मिल है, वहाँ पे क्या होगा, जब तक गन्ने रहेंगे तब तक वहाँ पे क्या होगा, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। लेकिन जैसे गन्ना खत्म हो गया तो शुगर मिल तो बंद हो जाएंगे, तो उस समय क्या होगा, वो अपना घर आ जाएंगे। जो भी मजदूर गन्ना मिल में काम करेंगे, चीनी मिल में काम करेंगे, वो घर आ जाएंगे। यानी कि मौसम जब आया चीनी उत्पादन करने का, गन्ने का मौसम आया, तो उस समय में क्या होगा, चीनी का उत्पादन होगा, उस समय लेबर की जरूरत पड़ेंगे। तो इस तरह की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, ठीक है।
ये जनवरी 2021 के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बेंगलुरु हो जाएगा। जनवरी 2021 में टेस्ला कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधन से आय। ठीक है, यानी कि उत्पादन के साधन से आय तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथ में जाने वाले वस्तुओं या देश की पूंजीगत साधन के विशुद्ध जोर को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों की आय से है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहाँ पे हो जाएगा। यह मोटेरा स्टेडियम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। आगे देखिए इसका डिटेल दिया गया है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखिएगा। हिरोशिमा कविता की रचयिता कौन है, तो हिरोशिमा देखिए हिरोशिमा कहाँ पे है, जापान में एक शहर है हिरोशिमा जहाँ पे बम गिराए गए थे 1945 में। अब इसके कविता के रचयिता है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अजय। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अजय जो है नामक कवि हिरोशिमा नामक कविता लिखी है। आगे देखिए मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में है, लोकप्रिय है, तो ये किस राज्य में हो जाएगा, ये बिहार में हो जाएगा। मधुबनी जिला बिहार का है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे बिहार राज्य की सबसे लोकप्रिय चित्रकला मधुबनी चित्रकला है। इस शैली में दो प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, एक भित्ति चित्र और दूसरा अरिपन या रंगोली। अब देखिए मधुबनी जो है कुछ चीज़ों में मतलब आगे है। जैसे बात करें कि मछली में और केला में, केला उत्पादन मछली उत्पादन में मधुबनी जिला क्या है, अग्रणी है। ये भी आप साथ में याद रखेंगे बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, वही बात करें कि चावल और गेहूं के लिए कौन सा जिला अग्रणी है, तो यहाँ पे चावल और गेहूं दोनों के लिए क्या हो जाएगा, तो आपको सासाराम जिला यानी कि रोहतास आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में हो जाएगा। ठीक है, और हेग किसका राजधानी है, तो नीदरलैंड का राजधानी है। ठीक है, नीदरलैंड के हेग में वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके 193 देश सदस्य हैं। वर्तमान में अध्यक्ष अमेरिका का जुआन डोनेग है। ठीक है, आगे देखिए अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है क्योंकि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुए थे। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। यानी कि पूरे विश्व में 7 अप्रैल मतलब यहाँ पे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखिए एम्पियर के एसआई यूनिट क्या है, यानी कि एसआई इकाई क्या है। यहाँ पे एम्पियर का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, विद्युत प्रवाह है। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा को मापा जाता है। एम्पियर से किससे मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। 49 का देख लीजिए, 49 का बोला कि न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ, किसकी वजह से हुआ, तो ये क्वांटम फिजिक्स की वजह से परिष्कृत हुआ। व्याख्या देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि न्यूटन का सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स की वजह से परिष्कृत हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे आज भी उपग्रह के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है, तो इसका किसका प्रयोग होता है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रयोग होता है। आगे देखिए आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग होता है, वही चीज लिखा गया है, एज इट इज लिखा गया है। आगे देखिए यहाँ पे है किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, तो किसने दिया है, क्वांटम फिजिक्स ने दिया है। क्वांटम फिजिक्स के न्यूटन को झूठा करार ठहरा दिया है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित कथनों में पढ़े और सही विकल्प चुने। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कथन है आपका, यहाँ पे देखिए एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के वैद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि उपयोग किए गए कोर माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप और ट्रांसफार्मर और बी स्टेप क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी सही है। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ पे यदि अगला देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ बोला कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो दूसरा क्या है कि 1 सही है और 2 गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे
व्याख्या बी हो जाएगा, यानी कि एक तो सही है लेकिन दो गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका आंसर होगा। आगे देखिए यहाँ पे बोला कि सही एक है और दो गलत है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का उपकरण जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। आगे देखिए, द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है किसका? तो पिक्नोमीटर को। ठीक है, वैसे देखिए कि मतलब ये पिक्नोमीटर जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ व्याख्या देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए कि एनीमोमीटर, इसको किसके लिए मापन किया जाता है? पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापने के लिए। जैसे वेवामीटर है, वेवामीटर को किससे मापा जाता है? मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापा जाता है। यूडियोमीटर गैस मिश्रण के आयतन को मापा जाता है। पिक्नोमीटर द्रव्य के घनत्व को मापा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 54 नंबर क्वेश्चन ये है कि बैंगनी रंग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लगभग होती है, कितना होता है? तो ये होता है आपको बैंगनी रंग का 450 से मतलब 455 से 390 न्यूटन मीटर, मतलब यहाँ पे एनएम होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इसका अगला, बैंगनी रंग का 455 से 390, नीला रंग का 440 से 485, नारंगी रंग का 625 से 590 और लाल रंग का 740 से 622। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेरियम क्लोराइड। जब आप पटाखा छोड़ते तो हरे रंग का मतलब यदि छूटता है, ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड की वजह से होता है। अब देखिए कुछ पटाखा के मतलब अलग अलग रंग निकलते हैं, जैसे आपको यदि पटाखा छूटते हैं और लाल रंग निकलता है तो समझ लिए स्ट्रांसियम क्लोराइड कार्बोनेट की वजह से निकल रहा है। सोडियम नाइट्रेट की वजह से पटाखा का कलर पीला निकलता है। बेरियम क्लोराइड की वजह से पटाखा का रंग जो है हरा निकलता है, और कॉपर क्लोराइड की वजह से पटाखा का रंग जो है नीला रंग निकलेगा। 56 नंबर देखिए, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका यदि देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बर्फ की सतह पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ठीक है, इसीलिए पिघल जाते हैं। इसका व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे लिखा क्या है कि नमक बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, इसी कारण से सर्दियों में नमक डालने से बर्फ पिघलने लग जाती है। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु के कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन एक धातु है लेकिन ये क्या होता है? कक्षीय, यानी कि रूम के टेम्परेचर पे ये द्रव होते हैं। कक्षीय तापमान पर ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में रहता है और ये एक अधातु है, धातु नहीं अधातु है। ठीक है, ये एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहते हैं। बाद बाकी सारे अधातु बोलेंगे तो वो सॉलिड होते हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है, सॉलिड रहेंगे चाहे गैस रहेंगे, वो द्रव नहीं रहेंगे। आगे देखिए यहाँ पे बात करें निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। क्लोरीन किस समूह का है? तो ये हाइड्रोजन समूह के मतलब तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन समूह में आपको पता है क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन मतलब आयोडीन ये सब होते हैं। सबसे कम त्रिज्या से ज़्यादा की ओर ब्रोमीन, जैसे कैल्शियम, सोडियम और क्लोरीन, अर्थात सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या ब्रोमीन और वह सबसे कम क्लोरीन का है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 59 नंबर पे है, CH3 COOH CH2 CH3 डैश का सूत्र है, किसका सूत्र है ये? तो ये देखिए ये जो है इथिल एथोनेट का सूत्र है। इथिल एथोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? CH3 COOH CH3 CH2 और CH3, ये इसका सूत्र हो जाएगा। आगे देखिए मक्खन डैश उदाहरण है, मक्खन किसका उदाहरण है? तो मक्खन जो है पायस का उदाहरण हो जाएंगे। अब पायस देखिए, जब पायस के उदाहरण मक्खन, दूध, मार्जिन ये सब पायस के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो ये किसका होगा? एप्सम साल्ट का होगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि क्रिस्टल जल उससे कहते हैं जो क्रिस्टल के भीतर विद्यमान हो, और एप्सम साल्ट लवण क्रिस्टल जल के अणु 10 नहीं हो। ठीक है, आगे देखिए अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर, सेरिकल्चर यानी कि रेशम पालन, मोरिकल्चर। यहाँ देखिए आगे देखिए यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। रेशम उद्योग को बोलते हैं सेरिकल्चर, पक्षी को बोलते हैं एविकल्चर। ठीक है, रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना मोरिकल्चर कहा जाता है। यदि रेशम कीट उगान मतलब उत्पादन करने के लिए यदि शहतूत को उगाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? मोरिकल्चर बोला जाता है। और अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोला जाता है। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोला निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है?
तो विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम जल में घुलनशील व दूसरा वसा में घुलनशील। B6 विटामिन वसा में घुलनशील है, B6 विटामिन क्या है, वसा में घुलनशील है, जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसके अलावा देखिए, यदि जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करें, विटामिन B और C जल में घुलनशील होता है, विटामिन B एंड C ये जल में घुलनशील होता है। वही वसा में घुलनशील यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करें, जो तेल में घुल जाते हैं, ADEK, ये याद रखिएगा आप, ये सब क्या है, वसा घुलनशील विटामिन है। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है। तो TMV का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, टोबैको मोजैक वायरस। T से टोबैको, M से मोजैक और V से वायरस, ठीक है। अब देखिए पादप वायरस TMV का दूसरा नाम टोबैको मोजैक वायरस है, और ये देखिए ये वायरस है जो मतलब आलू में लग जाते हैं। आगे देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो यहाँ पे देखिए अग्नाशय जो है, पेंक्रियाज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन का हार्मोन है जिसे मानव शरीर का अग्नाशय पैदा करता है, और यह ग्लूकोज को अवशोषित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, यहाँ पे आए तो 66 नंबर क्वेश्चन यह है। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1930 में CV रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। किसके लिए, तो भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चंद्रशेखर वेक्टर मन, ठीक है, को वर्ष 1930 में भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार, 1954 में भारत रत्न और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार मिले थे, ठीक है। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यह बोला कि रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी। किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है, 4 रक्त समूह ए बी तथा O की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में की। चिकित्सक व जीव वैज्ञानिक थे, ये क्या थे, चिकित्सक और जीव वैज्ञानिक थे। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो ये होता है C, यानी कि पराग कोश में पराग का उत्पादन होता है। इसका व्याख्या देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पुष्प के पराग कोश हिस्से में पराग का उत्पादन होता है जो भीतर स्थित होता है, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा बीजाणु अंडाकार या गोलाकार होते हैं। तो कौन सा बीजाणु होते हैं, ये कोकस होता है जो अंडाकार और गोलाकार होते हैं। कोकस नाम के जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होते हैं, ये जो एक कोश के जीव है, ठीक है। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन जो है आपको क्या है, दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न उत्तर दीजिए। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये आपको पजल से क्वेश्चन है जो रीजनिंग का है। एक वृत्ताकार मेज पर 8 व्यक्ति ABCDEFGH, ठीक है, एक दूसरे के मुंह के करके बैठा हुआ है। AEG मतलब यहाँ पे इस तरह से जो है आपका मतलब ये पढ़ लीजिए, और इसका आंसर जो देखिएगा तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा आपका, ये D हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह से बनाया गया आप देख लीजिए यहाँ पे, और ये इसका व्याख्या है, ठीक है। इस तरह से आप ABCD को आप अरेंज कर देंगे और इस तरह से आपका आंसर आएगा। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया। तो 71 नंबर क्वेश्चन में ये है कि राधा सीता से कहा, क्या कहा, मेरी माँ के एकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है। राधा का सीता से क्या संबंध है, तो राधा की सीता से पिता की बहन की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आप यहाँ पे डायग्राम बना के आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यदि आगे आए तो यहाँ पे देखिए ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। बोला कि नीचे ध्यानपूर्वक देखिए और इस रीजनिंग को बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको देखिए ये रीजनिंग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रीजनिंग देख लीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 454। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है, इसको देख सकते हैं आप। अगला देखिए यहाँ पे ये आपको अभाज्य संख्या यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन है, और इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा 17 और 34, ठीक है। और इसको आप व्याख्या मतलब देख सकते हैं किस तरह से है यहाँ पे। अब 74 नंबर क्वेश्चन जो एक आपको स्क्वायर रूट के क्वेश्चन है, सरलीकरण वाले क्वेश्चन है, यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि 5 हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, इसको आप देख लीजिए। आगे देखिए 75 नंबर का सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन, सरलीकरण वाले, इसका आंसर देखिएगा तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको यदि हम जूम इन करें, ठीक है, ठीक है, अब जूम आउट करके यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें दिख रहा है आपको। आगे देखिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है और मैथ के क्वेश्चन का आप पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन है, यहाँ पे इतने सारे उम्मीदवार है, प्रतिशत यहाँ पे बोला है कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 75 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 75 हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए यहाँ पे, यदि इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है 75 नंबर का, ठीक है। अब चलिए 76 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 नंबर में मैथ्स के क्वेश्चन है, जहाँ पे मतलब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, क्राइमूल विक्राइमूल का क्वेश्चन है ये। और इसका आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका,
ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1600 मतलब 16 सही 2.3% हो जाएगा इसका लाभ। ठीक है, इसका आंसर आप देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है दिया गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ये भी क्या है, मैथ्स का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 17.58, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, कि इसका एक्सप्लेन कैसे किया गया है, इसका व्याख्या देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर मैथ्स के क्वेश्चन है। ठीक है, जो आयु संबंधित क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ए नंबर। ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ष इसका आंसर होगा। अगला देख लीजिए, इसका यदि एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए, यदि आगे देखें हम दोस्तों तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माध्यमिका बहुलक से क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा आंसर, तो इसका सही मतलब यहाँ बोला कि सही मूलानुपाती सूत्र कौन सा है, तो यहाँ पे देखेंगे सही मूलानुपाती सूत्र, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। बहुलक माइनस माध्य बट्टा 3 बराबर क्या होता है, माध्य माइनस माध्यिका होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे देख लीजिए। आगे देखिए, भाषा से अभिव्यक्ति कितने रूप हैं, भाषा में अभिव्यक्त कितने रूप हैं, तो यहाँ पे कितने रूप हो जाएंगे, यहाँ पे 2 रूप हो जाएंगे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा क्या गया है कि भाषा की अभिव्यक्ति 2 प्रकार की होती है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। भाषा को अभिव्यक्त करने का चाहे आप मुंह से कर दीजिए, चाहे आप लिख के बता दीजिए, तो ये भाषा का अभिव्यक्त हो जाएगा। कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तब उसे कहेंगे क्या, पद कहेंगे। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त कर दे तो पद बोलेंगे उसको हम। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन पाता तब तक शब्द रहता है, जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अगर देखिए यहाँ पे अर्थ के आधार पे वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो यहाँ पे प्रश्न बोधक अज्ञार्थ ये नहीं है। अगला देखिए, इसका व्याख्या क्या दिया हुआ है, इसका व्याख्या दिया हुआ है यहाँ पे कि अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जो विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विषमयादि वाक्य, आज्ञा वाक्य, इच्छा वाक्य, संदेह वाक्य और संकेत वाक्य, ये है। 84 नंबर यहाँ पे देख लीजिए कि बोला कि वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या नाम दिया जाता है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि न संज्ञा बोला जाता है, न क्रिया बोला जाता है, और न ही सर्वनाम बोला जाता है। इसका व्याख्या देख लीजिए, वस्तुओं की विशेषता जो बताता है, बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। ठीक है, लेकिन संज्ञा और स्वरनाम के बदले में जो आता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 85 नंबर, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है, जो पहुंच गया वो किस क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पे देखेंगे तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है ये। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थ वाले क्रियाओं को मेल से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब जैसे वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखिए, सूरदास क्या थे, किस मतलब सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है, तो ये देखिए सूरदास न मैथिली में होगा न मतलब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सूरदास क्या है, मतलब यहाँ पे ब्रज भाषा में सूरदास लिखे थे, और सूरदास आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण के भक्त थे, और ब्रजवासी जो भी है सो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ब्रज मतलब आप बहुत सारे गाना सुने होंगे, तो सूरदास को आप इस तरह से याद रखिएगा कि भगवान कृष्ण के भक्त थे, और कृष्ण मतलब जो है कृष्ण नगरी में ब्रज भाषा चलता है, तो उस तरह से ब्रज भाषा में ये लिखे थे। ठीक है, सूरदास ने सूर सागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर सरावली आदि रचनाएं लिखी थी। ठीक है, आगे देखिए, जिस संज्ञा किसी वस्तु, धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, कौन सी संज्ञा कहेंगे, उसे बोलेंगे हम भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा को यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु, धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, दुख, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चौराहा किस तरह का सामाजिक शब्द है, तो मतलब बोला है चौराहा कौन सा समास है, यहाँ पे ये समझ लीजिए। तो चौराहा क्या हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, अब देखिए चौराहा में द्विगु समास है। द्विगु समास पद संख्यावाचक होता है। चौराहा 4 अर्थ, यानी कि चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, यानी कि त्रिमूर्ति हो गया, ये सब क्या है, ये सब द्विगु समास हो जाएगा। वही माता पिता, ये सब क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जहाँ पे 2 चीजें आपस में मेल खाते हैं उसे द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 ब्लैंक स्पेस, चूज द प्रॉपर आर्टिकल, सैन डियागो इज लोकेटेड नियर
बोला यहाँ पे अब डैश लिखा हुआ है मैक्सिको बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लगेगा, मैक्सिको के साथ क्या लगेंगे, द लगेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ बोला कि द का प्रयोग क्योंकि मैक्सिको बॉर्डर स्पेसिफिक है। अब बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा बॉर्डर, तो मैक्सिको बॉर्डर, यहाँ पे खास कर दिया ना, डेफिनेट कर दिया ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 90 नंबर बोला कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे नरेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे, तो यहाँ पे लिखा है द मास्टर सेज हैव सीन द मैप, ठीक है। मास्टर क्या बोला है, क्या कहा, उसे बोला कि मैप को सीन करो, यानी कि मैप को देखो, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, इसका देखेंगे आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा द मास्टर इंक्वायर इफ ही हैज सीन द मैप, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया कि पूछताछ का उपयोग किया जाता है क्योंकि अध्यापक मानचित्र के बारे में पूछना चाहता है। चूंकि प्रश्न प्रेजेंट परफेक्ट में सही है, इसीलिए इसका उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट में सही में किया गया है। आगे देखिए, द एंटोनिम ऑफ आर्टिकल इज डैश। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल इसका आंसर हो जाएगा। नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, मतलब टेलरेड, इसका क्या होता है, सिलाया गया, ठीक है। टेलर्ड मतलब क्या होता है, सिलाया गया, ठीक है। आगे दिया गया है ऑर्डिनरी मतलब साधारण, अपॉसिबल मतलब संभव। देखिए एंटोनिम का अर्थ क्या होता है, अपोजिट होता है। जब किसी शब्द का अपोजिट दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एंटो शब्द बोलते हैं, एंटोनिम शब्द बोलते हैं। वही सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची वाले। द प्लूरल ऑफ गोज, ठीक है, यानी कि गोज का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गीस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी नंबर गीस हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया गया, क्या दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओ वी चेंज ई इंटू ओ, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ओ को हम क्या कर देंगे, ओ को हम डबल ई में चेंज कर देंगे, इस तरह से क्या बन जाएगा, ये एग्जाम्पल बन जाएगा। जैसे बात करें टूथ, टूथ का क्या होता है, तीत होता है, ठीक है। यहाँ पे ई लगा देते हैं ना डबल ओ को बदल के, इस तरह से गोज का क्या हो जाएगा, गीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट वन दैट बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द वर्ड, यहाँ बोला एक्सोबेरेंट, ठीक है। अब देखिए एक्सोबेरेंट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 93 नंबर का देखिएगा तो एक्सोबेरेंट का क्या होंगे, यहाँ पे ऑड हो जाएगा, ठीक है। एक्सोबेरेंट का क्या होगा, यहाँ पे